अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं पुकार का ये स्पेशल एपिसोड। आपको अवाम के कुछ बेलाग से एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जिसमें वो आपको अपना बताते हैं हालात, हम किन मुश्किलात हालात से गुजर रहे हैं। अवाम जो उनसे मासूम भी होते हैं, भोले भी होते हैं, वो अपने तज्जिए जो उनसे हैं वो बेधड़क सुनाते हैं और बेधड़क बात करते हैं। कुछ मोहतात तजर्बे, मोहतात एक्सपीरियंसेस आज आपसे शेयर करने जा रहे हैं उन लोगों के जो इस मुल्क की बैकबोन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इस मुल्क के ताजर हैं, इस मुल्क में काम करते हैं, इस मुल्क की जो मईशत है उसकी बैकबोन है। यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर में। ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का ऑडिटोरियम है और इसके अंदर हमारे साथ पाकिस्तान की तमाम जो ताजर कम्युनिटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे इस तरफ जो लोग मौजूद हैं, जो इस तरफ लोग मौजूद हैं, दोनों के दोनों इस वक्त अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से हारिस अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो लाहौर चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे साथ अंजुम निसार साहब हैं, हमारे साथ अलमास हैदर साहब हैं, फैसलाबाद से हमारे पास शेख आतिफ मुनीर साहब हैं, फ़हीमुर रहमान सहगल साहब हैं जो अभी चेयरमैन बने हैं PAF के। और हमारे साथ इस तरफ हमारे बहुत अजीज़ दोस्त बैठे हैं। जब इनसे बातचीत शुरू करेंगे तो साथ साथ आपको तारुफ भी करवाते जाएंगे। अभी हम बातचीत जो शुरू करना चाह रहे हैं, जो बात करना चाह रहे हैं वो है जो हर एक के मुंह पे है, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे है। वो कहते हैं कि हम लोगों का साथ दें, अमीर लोग हमारा साथ दें, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा साथ दें। तो हम पूछना चाह रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से ही कि कितना एक साथ दे सकते हैं हम प्राइम मिनिस्टर का और क्या हुकूमत इनका साथ दे रही है पैसे कमाने में। तो स्टार्ट करते हैं अंजुम निसार साहब से। अंजुम निसार साहब, क्या समझते हैं आप, क्या सिचुएशन चल रही है और जो हालात चल रहे हैं, आपका बिजनेस इतना फ्लरिश कर सकता है, उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो कमा के दे सके इन मुश्किल हालात के अंदर? डेफिनेटली जी, इस वक्त जो एक तो पॉलिटिकल क्राइसिस है और उसके साथ इकोनॉमिकल क्राइसिस है और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। इसमें इतना पोटेंशियल है वैसे कि अगर इन मुश्किल हालात के अंदर भी आप ग्रो कर सकें? मैं आपसे बड़ी सीधी बात करूँगा। हाँ। 8 महीने पहले यूँ लग रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट एंड इक्विपमेंट लगे और गवर्नमेंट ने भी उसको प्रमोट किया। पोटेंशियल नज़र आ रहा था, क्योंकि चीज़ें आपकी इकोनॉमी दुरुस्त पे चल रही थी। लेकिन यकीन माने अब यूँ लगता है कि शायद हमने गलत फैसले किए। जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं तो कोरोना भी था ना उसमें? नहीं, कोरोना से शायद हम निकल ही आए थे, लेकिन इतने बुरे हालात कोरोना में भी नहीं थे जो इस वक्त हालात हैं। हमारी एनर्जी की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब उसके बाद है मिलना और फिर क्वालिटी सर्विसेज वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। अकाउंटेबिलिटी का तो इस मुल्क में नाम है ही कोई नहीं। अफसर बादशाह जो कहता है जो इख्तियार मेरे पास हैं वो ना अपने दफ्तर से निकलने को तैयार है, ना उसने ये देखना है कि एक फीडर पे सालाना अगर 200 ट्रिपिंग होती थी तो मेरे आने से 150 हुई कि नहीं हुई। एक फी सबीलिल्लाह का लॉस है। चल रही है इंडस्ट्री, एक लम्हे के लिए इंडस्ट्री बंद होती है, एक सेकंड के लिए स्विच ऑफ होता है, सारा आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है रुक जाता है। आपके यकीन माने कल और पिछले हफ्ते में जो मैंने इंडस्ट्री का जो फीडबैक स्पेशली फ्रॉम कराची आया कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उनके पास एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स नहीं है। ये सब प्रॉब्लम हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको तनख्वाह के अलावा कोई बचता है, उसको बाइंग पावर नहीं। बाइंग पावर उसकी अगर खत्म होगी तो नेचुरली उसका जो खरीद की राजीव, हम यहाँ पे बात करें, अलमास हैदर साहब ऐसे मौजूद है। सर, आपने ये बात सुनी है 8 महीने पहले, इसका मतलब आप एक तरक्की की तरफ थे, सिम दुरुस्त थी। 8 महीने के अंदर आपको लगता है कि आपने ऑब्जर्व तो किया होगा, एनालिसिस किया होगा, क्या ऐसी चीज़ हुई 8 महीने के अंदर कि हम एकदम से नीचे जाना शुरू हो गए? जी 8 महीने नहीं, मैं ये 30 जून की बात कर लेता हूँ जो कल गुजरा है। जी बिल्कुल। अगर आप स्टॉक मार्केट की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे ना तो शायद इतनी प्रॉफिटेबिलिटी कभी हिस्ट्री में नहीं हुई जितनी कि पिछले 1 साल में हुई है। अगले साल क्या होने वाला है? अगले साल ये होने वाला है कि हुकूमत ने उन तमाम सेक्टर्स पे जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। सुपर टैक्स भी लगा दिया। मैंने आज तक किसी मुल्क को टैक्स के साथ तरक्की करते नहीं देखा। जहाँ पे तरक्की होती है वहाँ पे टैक्स रिलीफ दिया जाता है, टैक्स हॉलीडे दी जाती है, फ्री ट्रेड दिया जाता है, मार्केट एक्सेस दी जाती है। कोई मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सका जहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए जाए। अच्छा। चाइना के जो एम्बेसडर थे उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा जी वो चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने तो बड़े नारे लगाए थे कि CPEC के बाद बहुत से लोग आएंगे। उसने कहा जी आपका जो टैक्स रेट है उसको देख के भाग जाते हैं। अच्छा। हमारा टैक्स रेट था 29% जो अब 33% और
39% पे चला गया। 39%, 10%। उसके ऊपर और भी टैक्सेस लग गए। जी बिल्कुल। इंडिया 22 और 25% पे है। अब अगर एक इन्वेस्टर है वो इंडिया में जाएगा या पाकिस्तान में आएगा, उसको उसके लिए तो न्यूट्रल है ना, उसके लिए तो कोई मोहब्बत नहीं है उसको किसी मुल्क से। ठीक है, उसकी सिर्फ अपनी कमाई से मोहब्बत है। वो एनवायरनमेंट देखेगा बिजनेस एनवायरनमेंट कहाँ पर है, तो वो वहां पे चला जाएगा। ठीक है। सो ये टैक्स बढ़ा के इन्होंने एक और अपना नुकसान ये कर लिया है कि जो वो करंट अकाउंट का जो डिफिसिट था उसको पूरा करने के 4 तरीके हैं। एक तो है एक्सपोर्ट है, प्लीज बताएं। एक एक्सपोर्ट है, ठीक है, अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए तो। दूसरा रिमिटेंस है, ठीक है। तीसरा लोन है, और चौथा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी 3 चीजें तो हो रही हैं। कर दिया नहीं, इसके बाद हमने एफडीआई को बंद कर दिया। ठीक है। क्योंकि मेरे नहीं ख्याल के कोई भी शख्स पाकिस्तान में आएगा और कहेगा कि इस टैक्स रेट के साथ मैं बड़ी खुशी से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट। इसकी क्या वजह, कहीं पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है? आपको ऐसा लगता है कि एनवायरनमेंट ऐसी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं? ख्याल है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जो इस बजट के अंदर जो इन्होंने जो काम किया है स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ, वो ये किया इन्होंने कि बजाय अपने खर्चे कम करने के इन्होंने टैक्सेबल जो टैक्स पेइंग सेक्टर्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दिया और बोझ डाल दिया। हमारे साथ आतिफ भाई हैं। आतिफ भाई फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया, और फैसलाबाद जो है वो इंडस्ट्रियल हब है। आतिफ भाई, फैसलाबाद के हालात कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान साहब के दौर में हम आपके साथ शो करके आए थे तो उस वक्त हालात ख़राब ही थे, वहाँ पर भी लोग चीखो पुकार कर रहे थे, ऐसा था। अब हालात पहले से बेहतर हैं, हुकूमत चली गई है या वही है? फैसलाबाद के करीब से 3 मेन ब्रांचेस नहरों की गुजरती हैं। ठीक है। एक आरबी जिसे हम रख ब्रांच कहते हैं, एक जेबी है जिसे हम जंग ब्रांच कहते हैं, एक जीबी है जिसे हम गुगेरा ब्रांच कहते हैं। ये एक सिस्टम है। ठीक है। जो 2 नहरें हैं वो दूध से बह रही हैं इस वक्त, एक कभी शहद दे देती है और एक कभी दूध दे देती है। ये इस वक्त 3 नहरों की पोजीशन है मेरे शहर की, शहद और दूध की नहरें। कि हम फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने किस नहर के करीब जाना है, किस ब्रांच पे हमने जाना है। देखें, कोविड पूरी दुनिया में आया जहां बहुत लॉसेस हुए। मैं कहूँगा कि ये शहद की नहरें आपने तंज मारा जो है इस वक्त में, आपने वो बताया आपको, मुझे तंज मार रहे थे, अब अभी अब तंज मार रहे हैं। खुश नहीं है फैसलाबाद में ताजर, रजीम चेंज हो गया है, मियाँ शहबाज शरीफ आ गया, नून लीग की हुकूमत हो गई, अब क्या चाहिए? और अब वही बताने लगा हूँ कि चाहिए क्या। कोविड जब पूरी दुनिया में आया तो पाकिस्तान के लिए ये ब्लेसिंग थी, जहाँ पर दुनिया बंद थी। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन में इंडस्ट्री चल रही थी। चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया के जो ऑर्डर्स थे वो हमें मिले थे। हाँ, सब ठीक जिसको हम अब कंटिन्यू कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज अपनी लाइनें कर चुकी थी। और आपको मैं फिगर बताऊं, 400, जी बिल्कुल, उनको मैं सेकंड कर रहा हूं अंजम साहब को भी, कि 400 अरब डॉलर की इस वक्त मशीनरी इंपोर्ट हो चुकी है, यहाँ पोर्ट पे पड़ी है, 70% आ चुकी है। मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट उसे इंस्टॉल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, उसे कल का नहीं पता। मैं आपको बताऊं कि हम, जी बिल्कुल, ट्रेडिंग हमें नज़र आ रहा है कि हम इंपोर्ट करेंगे और चीज़ें बेचेंगे। जो हमने टारगेट बनाए थे कि हम अपने मुल्क को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगाएंगे, जैसे अंजम साहब ने कहा, वो अब हमें वो ख्वाब शर्मिंदा तबीर होता नहीं नज़र आ रहा। उसकी वजह क्या है कि पॉलिसीज़ आप कौन सी ला रहे हैं। इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि 30 जून कैसे गुजरना है। अब आज हम 1 जुलाई में हैं, तो वो ये देखेंगे कि 31 जुलाई कैसे गुजरना है। हमें कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं नज़र आ रही। फैसलाबाद में आपको पता है कि 12 लाख मजदूर सिर्फ टेक्सटाइल से वाबस्ता है। टेक्सटाइल, डाइंग, प्रिंटिंग, पावरलूम, साइजिंग, जूट, सबसे ये जुड़ा हुआ है। लोड शेडिंग ने कितना मुतासिर किया? 65% मेरे शहर की लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बंद पड़ी है। और लोड शेडिंग की बात करें तो मैं 3 गुना महंगा मुझे फ्यूल है, वो जो मैं जनरेटर लगाकर अपनी फैक्ट्री को चलाता हूँ, 3 गुना उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और जो 35% व्हाट्सएप इंडस्ट्री चल रही है मेरे शहर की इस वक्त, वो क्यों चल रही है कि उनके दिल में ये रहम है कि ये मज़दूर बिल्कुल सड़कों पर आ जाएंगे। और आप ये देखें, अगर ये हालात की कंटिन्यूटी रहती है तो फैसलाबाद की सड़कें आपको एहतजाज से अब आबाद नज़र आएंगी। इस पोजीशन में हम पहुँच चुके हैं। और 30 जून को, जैसे अंजम साहब ने कहा, कि जो गैस और बिजली की सब्सिडाइज रेट पे वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। फौरी तौर पर ज़ीरो रेटेड इंडस्ट्री के लिए SRO निकालना पड़ेगा। इसमें एक सब क्वेश्चन है कि
क्या आपको लगता है ये जो सब्सिडी मिली थी ये शुरू से चलती आ रही थी? क्योंकि जो हमें हुकूमत की तरफ से आर्गूमेंट आता है वो ये आता है कि ये जो तमाम मुआहदे थे ये इन्होंने IMF के साथ किए हुए थे और उसके बाद इन्होंने रोका, IMF के मुआहदों से इन्होंने हटे, इन्होंने वो सब्सिडी की और इन्होंने सब्सिडाइज चीज़ें की, जिसकी वजह से IMF नाराज़ हुआ और उसने हमें अगली किस्त देने से मना किया। ये सारी कहानी हमें हुकूमत की तरफ सुनाई जाती, क्या ये सच है? मैं इमरान हुकूमत की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सब्सिडियाँ दे के पिछली अगली हुकूमत के लिए माइंस क्रिएट की, इकोनॉमिक माइंस जिसे नई एक टर्म आई है, इकोनॉमिक माइंस उन्होंने क्रिएट की और इनके हुकूमत के आगे लगाई। ये बात सच है? ये बात बिल्कुल सच नहीं है। आपने 4 दिन पहले IMF की स्टेटमेंट अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको भी बता दूं। बताएं, लोग सुनना चाहते हैं। IMF ने अगर उसका पंजाबी में तर्जुमा किया जाए तो IMF ने लास्ट वीक कहा है कि कैटेगोरिकली उन्हें कहा है कि हमारे नाम का चूरन ना बेचें, हमने जो किया है सिर्फ वो बताएं। उन्होंने कहा कि हमारे नाम को मिसयूज ना करें, ठीक है जी। और जो सब्सिडीज दी हैं, क्या हो रहा है? सब्सिडीज दी हैं जनाब भट्ट साहब, जो सब्सिडीज दी हैं कहाँ पे दी हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए दी हैं, ये मुल्क को ग्रो करने के लिए, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए दी हैं। आम आदमी को खजाने पे बोझ थी, ये कहा जाता है खजाने पे बोझ थी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह सब्सिडाइज करके चीजों को, अपने फाइनेंस को मैनेज किया हुआ था। ये पूरे 3 साल के टेन्योर में शुरू से आती रही हैं, ये कब शुरू हुई हैं? ये सर देखें कि कोविड के बाद जो आपको हम सिर्फ क्या इस सब्सिडीज को शुरू हुए 6 महीने इमरान साहब की हुकूमत जाने से पहले 6 महीने पहले मिली थी या उससे पहले से मिल रही? नहीं, 3 साल से मिल रही थी। 3.5 साल से रेगुलर मिल रही हैं। और आपको पता है कि बिजनेसमैन की एक चीज को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, जो हम यहाँ पर सब लोग बैठे हैं के लिए भी कीजिएगा, और जो सामने बैठे हैं और जो है। पाकिस्तान सुन रहा है, बिजनेसमैन की किसी एसोसिएशन की, किसी चैम्बर की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। उसका एजेंडा, उसकी पार्टी, उसका बिजनेस है, उसकी इंडस्ट्री है। हमारी तरफ से आप जिस मर्जी पार्टी को गवर्नमेंट दे दें, वो हमारे साथ मेन क्या हमें प्रॉब्लम होती है कि स्टेक होल्डर ताजर हमेशा हुकूमत के साथ होता है। नथिंग देखें, मैं देख रहा हूं ताजर हुकूमत के खिलाफ गया हुआ। ताजर अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ है, वो हर ऐसे इकदाम के खिलाफ है जो उसकी बिजनेस कम्युनिटी को काट रहा है। अच्छा, मैं अभी फ़हीम भाई के पास जाना, तो फ़हीम भाई ये जो भाई ने बात की, तमाम बातें आपने सारी सुन ली हैं, क्या वाकई इस टेन्योर से पहले जो अभी हुकूमत आई है, इससे पहले बिजनेस इतना फ्लोरिश कर रहा था? क्योंकि ग्राउंड पे जब हम लोगों के पास जाते थे, आम आदमी से मिलते थे, मुझे याद है मैं इससे पहले भी परेशानी के ही प्रोग्राम करता आया हूँ, तकलीफ थी, क्या वो तकलीफ और ज़्यादा बढ़ गई हैं? आप ऐसा देख रहे हैं? जी ऑफ कोर्स, मैं यही देख रहे हैं। हमने जो पहली गवर्नमेंट की ऑन गोइंग पॉलिसीज थी, अगर वो चलती रहती, मैं आप पहली गवर्नमेंट को छोड़ दें, उससे पहली गवर्नमेंट भी जो थी, हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जो इशू है ना, वो पॉलिसियों का तसलसल नहीं है। वो जो स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देता है ना एक बिजनेसमैन के लिए, वो ना अपनी इन्वेस्टमेंट उसको ग्रूम कर सकता है, ना अपने जो है बिजनेस को बढ़ा सकता है, तो वो एक जगह पे आके रुक जाते हैं। अब आप टैक्सेशन की बात करें तो मेरा सवाल ये है कि टैक्स जनरेट कैसे होता है? आप लोग देते ना, हम टैक्स जनरेट होता है, लोग देते हैं। हमें छोड़ दें। टैक्स जनरेट उस वक्त होगा जब मुल्क में बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, जब आपकी इंडस्ट्री के पहिया चलेगा। वेरी राइट, पैसे कमाएंगे तो देंगे। आप जो टैक्स जनरेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे ऐसी पाबंदियां लगा देंगे, उनको महदूद कर देंगे, उनके वसाइल को आप उनके हडल्स खड़ी कर देंगे, तो टैक्स जनरेट कैसे हो? आप 100 मेगावाट, अभी आप कैलकुलेशन देख लें, आप 100 मेगावाट बिजली बचाने के लिए ना आपने पूरे बिजनेस, यानी आप यकीन करें, मैंने भी कैलकुलेशन करवाई है। मैंने कहा यार ये जो हमने सारे ये जो रात को जल्दी कारोबार बंद सारे दोस्त इसीलिए बैठे हैं, ईद करीब है, तो इससे कितने मेगावाट आप बचा रहे हैं? तो मुझे ये पता लगा है कि 100 मेगावाट आपने बिजली बचाई है। तो मेरा सवाल ये है कि आप उस 100 मेगावाट के पीछे बिजनेस एक्टिविटीज़ को जिस तरह आपने जैम कर दिया है, और इन हालात में जिस तरह अंजुम भाई भी जिक्र कर रहे थे, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट में हमारे ऑर्डर उस वजह से भी रुक गए हैं। हारिस भाई, ये बिजली बच रही है इतनी? आप जब कारोबार बंद कर देते हैं, आप तो लोकल मर्चेंट से भी मिलते हैं, आपको लगता है कि बिजली बच रही है इतनी? क्योंकि भाईजान ने कहा 100 मेगावाट बिजली बच रही है, इससे कारोबार को क्या नुकसान हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, इस सवाल से पहले मैं आपके इब्तिदाई में आपने एक बात बोली थी कि क्या ताजिर बरादरी तैयार है, क्या आप हर चीज़ के लिए तैयार हैं? तो क्या ये वही ताजिर बरादरी टैक्स देने के लिए तैयार? यही ताजिर बरादरी के टैक्स की वजह से गवर्नमेंट चल रही है।
आप ये मत भूलिए कि ये जो 6,200 अरब रुपया पिछली गवर्नमेंट ने और दूसरी गवर्नमेंट ने अभी जो क्लेम करते हैं और इतना बड़े इश्तिहार लगाते हैं कि हमने हाईएस्ट टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया है, इससे ज़्यादा टैक्स पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं जनरेट हुआ, तो ये ताजिर बरादरी ने जनरेट किया, तो ये क्यों भूल जाते हैं? फिर उसके बाद अब आपने अपना टारगेट 7,400 अरब रुपया कर दिया, वो कैसे करना आपने? सारे दुकानदार उन्होंने क्या उसमें लेके आएंगे हम टैक्स नेट में, उन्होंने कहा वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। हाँ, तो देखें ताजिर बरादरी हमेशा से गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, आपने लफ्ज़ बोला सपोर्ट क्या करती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी होकर सोचते हैं और पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। अभी मियाँ साहब भी बात कर रहे थे, अलमाज साहब भी बात कर रहे थे कि मसला क्या है, मसला ये है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है आप उसके ऊपर मजीद बोझ डाल रहे हैं। हमने जब बजट इन्होंने प्रेजेंट किया, जो मैं समझता हूँ किसी अफसाने के ख्वाब से कम नहीं है, और आपने जो इसके अंदर फिगर्स रखे हैं जो इनको दोबारा अभी ये बजट आपने प्रूव नहीं किया, सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल एक किस्म का फिर ले आए, 400 अरब रुपए का टारगेट आपने रिवाइज कर दिया, टैक्स भी उसके बाद सुपर टैक्स भी ले आए, तो ये तो अभी अपने जो कॉलर फेयर है उसमें तजाद नहीं होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं। एक छोटा सवाल, आसान सवाल, उसके बाद मैं हाउस पे जाता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिल गया आपको अभी, पहले से ज्यादा है या कम हो गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसानी है? ईज का तो पता नहीं है, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और मुश्किलों के सामने देख लें। अब ये ताजिर बरादरी बैठी हुई है, ये जो हम लोग एक पाकिस्तान को देखते हैं कि जी ट्रैक पे आ रहा है, ट्रैक पे आ रहा है। मेरी उम्र मतलब जितनी भी है, बचपन से ये सुनता हुआ आ रहा हूँ कि मुश्किल दोराहे से गुजर रहे हैं और मुश्किल से मुश्किल दौर को देखते हुए जा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए, हुकूमत को अभी भी सोचना पड़ेगा, ये स्टेक होल्डर्स हैं, ये इस हॉल में, इस ऑडिटोरियम में जो बैठे हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं। अगर इनको ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई पॉलिसी बनाएंगे, ना वो कंसिस्टेंट होगी, ना वो कामयाब होगी कभी। तो ये स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। अभी बड़े सख्त सवाल और बड़ी सख्त बातें बाकी हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में हर हुकूमत क्लेम करती है कि ताजर बरादरी एजेंसी है वो हमारे साथ वो बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ है, लेकिन बाद में चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं। ताजरों को किस तरह डरा धमका के समझा बुझा के बिठा दिया जाता है, वो क्या तरीके हैं, उन पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको यही मिलते हैं। जी ना, वेलकम बैक। बातें जो सी हैं वो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये इतने सूटेड बूटेड लोग बैठ के इकोनॉमी पे क्या बात करेंगे, इनको मुश्किलात का क्या पता होगा। यकीन माने जितना आप सूटेड बूटेड होके जितना बड़ा बिजनेस करते हैं उतने बड़े चैलेंजेस होते हैं, उतनी बड़ी तकलीफ होती है। और जब आप इतने बड़े चैलेंजेस से निपट रहे होते हैं, इतने बड़े चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, तो सिचुएशन जो सी है वो हल्की सी भी चेंज हो तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी है और बहुत खतरनाक होने वाली है। यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे जो इस तरफ दोस्त बैठे हैं, ये भी अपनी जो तकलीफ है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हम यहाँ से शुरू करेंगे। नहीं भाई, मेरा जो ताल्लुक़ है वो कंस्ट्रक्शन, लैंड डेवलपमेंट, रेडीमेड गारमेंट्स, ट्रेडर एंड इंपोर्टर और एजुकेशन सेक्टर से है। अब वेरी शॉर्ट इन तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें आप देख लें कि आज से 1-1.5 माह पहले जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी, सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी, वायरिंग, पेंटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम आप एक घर बनाते हैं उसमें तमाम इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो अगर आपका घर बनाना ही आउट ऑफ रीच हो चुका है तो डेफिनेटली आपकी बाकी इंडस्ट्री भी इससे इफ़ेक्ट हो रही है। अब मैं बात करूंगा गारमेंट्स के ऊपर। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की वजह से, बाकी कॉस्ट की वजह से अगर उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है तो डेफिनेटली वो बर्डन आगे सारा आवाम पर आया, उनको एंड यूज़र प्रोडक्ट महंगी ख़रीदनी पड़ती है, तो वो आउट ऑफ रीच हो चुकी है। और 19 से 20 लाख लोग हैं वो जो पूरे पाकिस्तान का 22 करोड़ आवाम का टैक्स दे रहे हैं और उन पे सुपर टैक्स और बाकी टैक्सेस की मद में मज़ीद टैक्सेस डाले जा रहे हैं। तो क्या हम इस मुल्क को, इस इंडस्ट्री को चलने की तरफ लेके जा रहे हैं या हम अपने ऑर्डर्स नेबरिंग कंट्रीज़ को देने की तरफ जा रहे हैं? एक बात मैं ज़रा अंजुम साहब से पूछ लूँ, मौला जट देखी आपने? वो जब उसमें हीरोइन मुश्किल में आती थी वो आवाज़ लगाती थी, मोला उड़ता हुआ कहीं से आता था, फिल्म भी थी, शिकरे शुक्रे होते थे, पहुंच जाता था वहां पर। अभी एक और बंदा आ रहा है उड़ता हुआ इकोनॉमी संभालने के लिए, आपको लगता है वो संभाल लेगा? देखें, जिस नैज में हम फंस गए हैं, जिस जो हमने एक्चुअली माजी में सही दुरुस्त फैसले नहीं किए, मौला संभाल लेगा कि नहीं संभालेगा? नहीं, मैं आपसे ही, अगर आपने ये सवाल किया ना तो फिर माजी का भी बताना ज़रूरी है कि हमने गलत फैसले क्या किए। अगर हमने फैसले दुरुस्त किए होते तो आज हम इतने क्राइसिस में ना होते। और मैं जब आपको बताऊंगा ये एक आम बंदा भी समझेगा, हमने पिछले 5-10 सालों में फॉसल फ्यूल पर डिपेंड किया। ठीक है जी, कोयला $70 का था, 350 का हो गया। RLNG जो आपको मिल रही थी स्पॉट रेट इस टाइम जो है वो $40 है। और फर्नेस ऑयल और ऑयल की प्राइसेस का भी आपको पता है। अगर वही मौले की मैं बात करता हूँ, अगर वही मौला
अगर आज भी सही फैसले करेगा तो फिर अगले 5-7 साल में हालात बेहतर होंगे। हमारे पास कुदरत ने हमें तमाम वसाइल दिए हुए हैं। मैं नुमा भाई, मौला संभाल लेगा कि नहीं संभाल लेगा? सब कुछ मौला की देन है जी। नहीं, ये जो मौला ये जो मौला जट आ रहा है, शिक्र आ रहा है जी, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जी जी मैं समझ गया हूँ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। हमारे तो जी लाहौर चैम्बर के चूँकि एक फॉर्मर वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और मेरे ख्याल है बहुत सी चीज़ों में उनकी गिरफ्त कम से कम मौजूदा सूरत हाल से बेहतर होगी। ओहो, इसका मतलब ट्रस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, नुमा भाई कर रहे हैं, हाबिल मासफ कर रहे हैं, मौला जट को भी यकीन रखते हैं। ये तो अब जब वो आएंगे तो पाकिस्तान से 3-4 साल से बाहर है, और पाकिस्तान के जो करंट हालात है उसको पहले नहीं, बाहर से देखना और यहाँ पे होने में बड़ा फर्क है, मुश्किल। जब वो यहाँ पे आएंगे और ये सारे हालात देखेंगे तो पहले 15 दिनों के अंदर हमें पता लग जाएगा कि वो फैसले सही कर रहे हैं या कि उसी तरह के कर रहे हैं जिसके अंदर के ये वापस चले जाए कारोबार जो है। नहीं वापस तो खैर नहीं जाएंगे वो, लेकिन ये कि कारोबार आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल होगा। यानी कि आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं देखेंगे। मैं इसके ऊपर जवाब दे भी नहीं सकता। अच्छा, मौला जट पे है भी नहीं क्या आप कह रहे हैं? लेकिन कहा तो यही जा रहा है ना अंजुम निसार साहब, आप देखें तो मैजिक नहीं है टीवी पे क्या चल रहा है, मैजिक ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कौन आ रहा है, सेवियर आ रहा है हमारा। मैजिक, देयर इज नो मैजिक। इसमें तो काम का अपने दुरुस्त फैसले करेंगे, उस पर एक इमारत खड़ी होगी और फिर आप ट्रैक पे आएंगे। मसीहा जो हमारा आ रहा है निजात दहिंदा, इकोनॉमी को निकालने के लिए उस पर यकीन रखते हैं बहुत? सर मैं डिसीजन पे यकीन रखता हूँ कि नहीं उस बंदे की नहीं वो संभाल लेगा, डॉलर को वही तौर पर नीचे लाएंगे। मगर मैं फिर वही बात करूंगा कि आपने पॉलिसी कितने दिनों के लिए से दोस्तों संभाल लेगा कि नहीं संभालेगा? सर संभालने की बात ये है नहीं संभाले जाना कि इस हालात में फैसलाबाद की फिर टिल्ले जगह नहीं संभाले जाना। इस हालात में इस तरह के कई मौले हमें चाहिए जो इसको कंधा दें, तो फिर मेरे पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधरती नजर आती है। जनाब इन लोगों ने मौत दिखा के बीमारी तो हमें दे देनी है, नहीं संभाले जाना। नहीं, मेरा मतलब है जिन हालात से हम जो पीक हम देख चुके हैं वो उस थोड़ा सा रिवर्स होनी है, तो वो क्रेडिट लेने जरूर आएंगे। अच्छा, क्रेडिट लेने आएंगे भाईजान, बिस्मिल्लाह। वो मैंने फिल्म का जिक्र कर लिया, देन में आ रही थी, आपने देखी मौला जट? नहीं देखी? चलो देखिएगा जरूर। ये जो सूद वाला सिलसिला है ना, एक्चुअली ये मुल्क में हमारे जब से आया है ना, ये सिलसिला ही वो है जो अल्लाह उसके रसूल ने हराम करार दिया। बेशक हम जिस चुंगल में फंस चुके हैं ना, हम कभी जिंदगी में नहीं निकल सकते सर। जब तक कि हम इस सूदी निज़ाम से नहीं निकलेंगे ना, हम निकलेंगे ही नहीं सर किसी सूरत भी। हम मुल्तान की गाड़ी में बैठ के बोले इस्लामाबाद पहुंच जाए, कैन नॉट बी पॉसिबल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ थोड़ा सा कि जो इस वक्त जो लोकल हमारे जो इदारे हैं उनमें मतलब मेरा वास्ता बड़ा, अदलिया में जाएं तो पेट धरने को जगह नहीं, चूँकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ सब ने बताया अकाउंटेबिलिटी होती तो ये भी नहीं होती। मैं 3 साल से लेस्को के मामला भुगत रहा हूँ, मुझे वो कहलवाना चाह रहे हैं कि मैं चोर हूँ, मुझे कहलवाना चाह रहे हैं। भी अक्सर इसी तरह का तासुर देते हैं कि ताजर बड़ा बड़ा चोर है, पाई टैक्स चोरी, मैं चोर हूँ। अच्छा, मेरा वो वेयर हाउस है, कोई फैक्ट्री नहीं है, उसके ऊपर वो उन्होंने मुझे 8 महीने से मेरा मीटर काटा हुआ है। उनको लेटर्स लगा दिए, फेडरेशन से भी लग गए, चैम्बर से लग गए, उनको जू नहीं रंग थी उनकी भला से, आखिरकार वही करना जो उन्होंने कहना है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, अलबत्ता माशाल्लाह जैसे कि अब मियाँ साहब बैठे हैं और पूरी गैदरिंग के साथ। सुभाष नहीं, हमारे मियाँ अंजुम साहब हैं, हमारे लीडर तो माशाल्लाह बैठे हैं। हुकूमत में तो वही बैठे हुए ना मियाँ साहब। नहीं, और ये अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ और हुकूमत के साथ बैठ के इन मामला का अगर हल निकालें, और हुकूमत को चाहिए कि वो इनसे लें, क्योंकि अगर इनसे नहीं लेंगे किसके पास जाएंगे? फिर वो जिनके पास जाएंगे तो उनके पास धक्के खाएंगे खाली। वो IMF है, धक्के पड़ रहे हैं वहाँ से, पड़ धक्के कैसे लग रहे हैं आपको? आज मैं आपको असल आवाम का हाल बयान सुनाना चाहूँगा। एक तो मेरा सेक्टर जिन लोगों से वाबस्ता है वो सोसाइटी के सबसे निचले तबके के लोग हैं। ठीक है। वर्कशॉप में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जो एम्प्लॉई हैं, वो पिछड़ा हुआ तबका है जिनके घरों में बिजली का बिल, दवाई का पर्चा और स्कूल की फीस के पैसे नहीं हैं, इसलिए उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? वर्कशॉप में जा रहे हैं काम सीखने। एक्चुअली वो इंस्टीट्यूट हैं, वो हुनरमंद से अदारे हैं जो लोगों को एजुकेशन नहीं दे रहे, बट इंस्टीट्यूट उनको वेल स्किल्ड जो बना रहा है। ठीक है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट ने की पॉलिसीज़ ने जो हालात वाक़यात भी इस नहज पे पहुँचा दिया है। एज ए प्रेसिडेंट मैं आपको क्या बयान करूँ कि हर रोज़ कितने लोग मेरे पास दवाई के पर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस, अपना बिजली का बिल लेके मेरे पास बैठे होते हैं कि मलिक सब क्या करें। ये वक्त तो कभी देखा ही नहीं था। कतई नज़र इसके कि नून और PTI वॉट एवर वी आर द बिजनेसमैन, बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम सोसाइटी हैं, हम आवाम हैं। हुकूमत वक्त के टाइटल चेंज होने से मुझे रिलीफ नहीं मिलता, तो मुझे हुकूमत का टाइटल नहीं चाहिए।
मेरे आवाम को, मेरे वर्कशॉप वाले लड़के को जिसके घर में दवाई की ज़रूरत है, उसे ये टाइटल नहीं चाहिए कि मौला आएगा या मौला बख्श आएगा। उसे ये टाइटल नहीं चाहिए कि नून लीग आएगी या पीटीआई आएगी। उसके घर में उसकी माँ को दवाई चाहिए, उसके घर में वापडा का बिल पड़ा है, उसको वो जमा कराना है। उसको ये नहीं चाहिए इमरान खान साहब की तकरीर बहुत अच्छी है, उसको बिजली के बिल के अलावा जब बच्चे की फ़ीस जमा करानी है, उसे ये नहीं चाहिए नवाज शरीफ साहब आएंगे या शहबाज शरीफ साहब आएंगे और वो क्या बयान जारी करने वाले हैं। बयानों से पेट नहीं भरा करते, हुकूमत बदलने से हालात नहीं बदल रहे। अब तो हम इस हाल में पहुँच गए हैं कि हम अपना सिया बन समझे किसको। और एज ए बिजनेस कम्युनिटी हमारा मामला तो वो है, सबक जिसने याद किया छुट्टी उसी को ना मिली। टैक्स भी हम दे रहे हैं, नहीं टैक्स भी हम दे रहे हैं और सुपर टैक्स भी मुझे ही देना है। जो सेक्टर में पहले भी नहीं थे, आउट ऑफ बॉक्स थे, वो पहले भी मज़े कर रहे थे, अब भी मज़े कर रहे हैं। असल में इस मुल्क की जो बर्बादी के जो असल जिम्मेदारान हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेसी का इसमें बहुत बड़ा रोल और बिजनेस कम्युनिटी छेड़ दिया इन्होंने। ब्यूरोक्रेसी एक आखिरी बात जानता हूँ, ब्यूरोक्रेसी की जो तसलसल नहीं है उस पॉलिसीज़ को लेकर जिसके दूर नताइज निकलें, जिसकी बुनियाद मजबूत हो, जिसकी वजाहत भी मेरे सीनियर लीडरान कर रहे हैं। टाइटल ना बदलें, पॉलिसी बदलें और पॉलिसी पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। आज कोई साहब आके डॉलर को वक्त नीचे ले आए, वो रिलीफ नहीं है, वो गड़ा बड़ा है। पॉलिसीज में तसलसल चाहिए, जो मियां साहब ने कहा। आमिर रफीक कुरैशी साहब, आप तो होटल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रेसिडेंट भी हैं, क्या कहेंगे? आपने एक जुमला बोला था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हुकूमत वक्त कोई भी हो, हमने तो टीज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ही देखा है। कोरोना आया सबसे पहले रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर टीज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आपने कहा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं समझता हूँ कि हमारे साथ तो टीज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ही हुआ है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। कोरोना आया सबसे पहले इंडस्ट्री रेस्टोरेंट को बंद कर दे, और जब कोरोना चला गया सबसे आखिर में हमें खोला गया। तो ये सबसे बड़ा जो मसला है ना, मैं समझता हूँ इस मुल्क में, वो ये है कि इनके एडवाइजर्स ठीक नहीं हैं, जो इनको मशवरा देते हैं, जो पॉलिसी बताते हैं। हुकूमत वक्त जो भी हो, जो हालात हमारे साथ हुए, हम तो यही बात करेंगे। उसमें जो लीडरशिप है, जैसे हमारी अंजुम निसार साहब है, इनको रिप्रेजेंटेशन इनकी होनी चाहिए, ऐसे लोगों की होनी चाहिए। और स्टेक होल्डर से ये कोई मशवरा नहीं करते, चाहे टैक्सेस की बात हो, चाहे पावर क्राइसिस की बात हो। इरफान इकबाल शेख साहब गए तो थे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलके आए, अभी मुलाकात हुई। वो तो बड़ी शॉर्ट सी एक मीटिंग थी बजट से। टीवी पे तो ऐसे चलता है, पता नहीं क्या तय कर रहे हैं। नहीं, वो एक बड़ी शॉर्ट सी मीटिंग थी। बहरहाल एक्चुअली स्टेक होल्डर्स को इन डिटेल जो हमारे जो बेसिक कंसर्न है, जो बेसिक मसाइल है, उस पर बड़ी देखें, एक बांग्लादेश क्यों तरक्की कर रहा है। हसीना वाजिद साहिबा जो है महीने में एक दिन देती हैं, सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहबान जो भी आते हैं वो कहते हैं, अगले 45 मिनट बाद कहते हैं कि जनाब नेक्स्ट मीटिंग। लेकिन मैंने तो इस तरह मसला हल नहीं देते हैं, वो आपको टाइम देंगे, आ रहे हैं वापस। तो जब तक आप इन लोगों के मसाइल को नहीं समझेंगे और लोगों के पास उनके सोल्यूशंस भी मौजूद हैं, सोल्यूशंस भी उनके साथ लें, तो आ रहा बंदा टेंशन नहीं। मैं तो खुद मिल के आया हूँ पीएम से लास्ट। नहीं, आप, मैं पीएम की बात नहीं कर रहा, बंदे की बात कर रहा हूँ जो आ रहा है आपको ठीक करने के लिए। तो मैं तो खुद मिल के आया हूँ और ये बात उनके साथ आपके रहे हैं ना बातचीत? जी, बहुत उनसे मैंने ये जोर दिया है कि आपकी जहाँ एक्सपर्टीज़ नहीं है, वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस कम्युनिटी की एक्सपर्टीज़ हैं। जब तक देखिए भट्ट साहब, आपकी शादी करनी है तो आज आपके माँ बाप को आपसी रजामंदी लेनी पड़नी है। तो मेरे पे टैक्स लग रहे हैं, मेरी चीजें कर रहे हैं, तो मेरे से पूछा नहीं जा रहा। मेरा ब्याह कर रहे हैं, मैंने नहीं पूछ रहे। जब तक स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, देखिए आप इन्होंने 9 बजे कहा है कि बाजार बंद करने हैं, तो मुझे कमिश्नर साहब फैसलाबाद में कह रहे थे ये बाजार बंद हो जाएंगे 9 बजे। मैंने कहा जी जो व्यापार की सूरत हाल है 6 बजे वाली ला लो तुसी, हम बंद हो जाएंगे। ये पोजीशन हुए 6 बजे बंद थे, मैं हो गया हूं, बंद थे तो 6 बजे ऑलमोस्ट बंद होना शुरू हो जाएगा। दुकान लोग चले जाते हैं, आते नहीं है। जब तक स्टेक होल्डर को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आप उस पॉलिसी को अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, आप अपने रेवेन्यू अचीव नहीं कर सकते। भाई फिनिश करें, फिर आगे चले। गवर्नमेंट कहती है ताजर बरादरी हमारे से ताउन करे। ताउन क्या करे? अपने जो कैपिटल, अपने जो कैपिटल है, देखें मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा इसका। चोर है, उनसे बड़ा चोर क्या, वसाइल पे वो बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, लूट के खा गए हैं। बिल्कुल ठीक है, बात सही है, ये ताजर की बात लगी है। सही बात है। सारे इख्तियारात ही उनके पास हैं, हर पॉलिसी जो बनानी है उनको पहले पता होता है। आजकल तो सियासत से बेहतरीन कारोबार ही कोई नहीं है।
हकीकत कारोबारी बंदा कमाएगा तो जहाँ 10 रुपए दे रहे हैं 20 रुपए देने को तैयार है। प्रॉब्लम किधर है? अगर आप टैक्सेस की बात करते हैं, वो जो मियां साहब ने कहा कि बिल्कुल माशाल्लाह बात कर रहे तो हैं। टैक्स मिलेगा। हाँ जी, दूसरी जो बात है ना, मैं बताऊं आपको कि टैक्सेस जो बंदा पहले दे रहा है उसको कहते हैं भाई और दो। इनकी तवज्जो यहाँ नहीं है कि टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। जब टैक्स नेट को बढ़ाएंगे तो जो पहले टैक्स दे रहा है उसको ऑटोमेटिकली रिलीफ मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी आपको मेरे को एक और सोल्यूशन आपको बताता हूँ मैं, पावर क्राइसिस का। मेरा एक मशवरा आपके चैनल से, अगर आप हुक्मरानों के कानों में ये बात पहुँचा दें हमारी, सुन लो जी, कि एक मैं सोल्यूशन बताने लगा हूँ। गवर्नमेंट के जितने अदारे हैं, CM हाउस, PM हाउस, गवर्नर हाउसेज और जो सरकारी इदारा है, नहीं वो भी छोड़ दें सर आप, वो एग्जेम्प्टेड है। नहीं, बात यह है कि इनके जो अफसरान है ना, जिनका इंडिविजुअल ऑफिस होता है, ये सुबह दफ्तर आए या ना 8 बजे AC चल पड़ता है। उसके बाद इनका कॉन्फ्रेंस रूम है, सारा दिन AC चल रहा है। ये जहां भी जाए सारे AC चल रहे हैं। अगर ये पाबंदी लगा दें कि जब बैठना है तब AC चलाना है, मैं समझता हूँ पावर बचेगी भी। ये बेच भी सकते हैं। ऐसी बातें कह रहे हैं, ऐसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता तो आप कराएं ना जी। बात तो ये है, कैसी बात बाबरा के हाँ जी, ऐसे बात नहीं हो ये कि सकता। ऐसे सर होना नहीं है, होएगा तो बचत होएगी ना। कुर्बानी सिर्फ बकरे देते हैं सर, वो तो पहले भी आ रही है। हाँ जी, तो अब आप इनकी ना इनके एडवाइजर्स का मामला सुन ले। जैसे बेकरीज है, अब देखें बेकरी में पेरिशेबल आइटम्स होती हैं। इन्होंने कहा जी 9 बजे बंद कर दे। बेकरी में इनको समझने की जरूरत है कि AC 24 घंटे चलते हैं, सिर्फ शटर बंद किया हुआ है। अब क्या है कि अंदर शटर के अंदर AC भी चल रहे हैं, जनरेटर भी चल रहे हैं, शटर बंद है सिर्फ। तो ये ज्यादती है, इनके एडवाइजर ठीक नहीं है। मुझे बताएं, आप तो अगर आटा बंद कर दिया तो सारे भूखे मार जाएंगे। आटे की इंडस्ट्री चल रही कि नहीं चल रही? हमारे जो है 1035 मिल हैं जो पूरे पंजाब में आटा सप्लाई करती है। 18वीं 13वीं में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन है कि आप एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न आटा नहीं लेके जा सकते। हाँ जी, हमारी मिलों को इतनी मुश्किल है। स्टॉक करते हैं ये, नहीं स्टॉक करते हैं। गवर्नमेंट ने आटा दिया है, बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने। 490 और 980 का आटा दे रहे हैं, ठीक है, गरीब आम के लिए दे रहे हैं। हम उसको सप्लाई करें, अपने पास से भी पैसे डाल रहे हैं। अच्छा। जब इन्होंने हमारे से बात की थी उस वक्त 24 रुपये यूनिट था, अभी जो 30 से 36 रुपये जा रहा है। हम अपने पास से पैसे डाल रहे हैं, हमारी इतने लॉस हो रहे हैं। गंदम महंगी हो रही, रॉ मटेरियल महंगा होता जा रहा है, हमारी लेबर महंगी होती जा रही है। हम उसी में हैं कि चलो जी 1 महीना 2 महीने चल रहा है, आवाम की रिलीफ मिल रहा है, हमें भी थोड़े बहुत पैसे थोड़े मिल जाएं, चलो काम चलता रहे। उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस असना में इन नई गवर्नमेंट कोई फ्लोर मिल बंद हुई है? नहीं, बंद कैसे होगी? जब आप कोटा दे रहे हैं बंद तो होगी कोई नहीं ना। आप पूरा चलती नहीं है, बिजनेस चल रही हैं, उनको लिए पाबंदी है कि देखें पेशावर जाना चाहिए, बलूचिस्तान जाना चाहिए, उधर कराची जाना, जब मूवमेंट आज़ाद होनी चाहिए। ठीक है, जो अपने पास गंदम है उसका परमिट का आज़ादी होनी चाहिए। जो उसके पे रिस्ट्रिक्शन है, DC हमारे पर इन्वॉल्व है, AC इन्वॉल्व है, दूसरा डिपार्टमेंट, ये एक ऐसा एक बना हुआ है कि आपके ऊपर दुनिया का हर बंदा, हम आटा नहीं बेच रहे, चर्च बेच रहे हैं, उससे भी आप जरा सा हिलते हैं पूरा मुल्क हिल जाता है। मेरा नाम खालिद महमूद है और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से मेरा ताल्लुक है। ऑयल मार्केटिंग से अभी पेट्रोल का जो फ्लैट्स है वो $140 का चल रहा है और डीजल $174 पे है। ठीक है, ये US की, रशिया की और जो यूक्रेन की जो वार शुरू हुई है, ये आज ख़त्म हो जाए और ये सारा कुछ क्राइसिस खत्म हो जाएगा। और अभी भी 2 दिन के अंदर, 1 सेकंड, 2 दिन के अंदर जो है ये प्राइसेस अभी 24 रुपये कम हो चुकी है। अच्छा, अगर यही ट्रेंड रहा तो प्राइसेस नीचे आएंगी और ये सारे क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, इसलिए होपफुल रहें। मेरे साहब आटा छट दिया करो यार थोड़ा जा, फ्लोर मिल एक भी बंद नहीं हुई, तुसी क्या नुकसान हो रहा है? देखा, फ्लोर मिल तो बंद तो एक भी नहीं हुई, मगर कि उसका बिजनेस करने का जो अंदाज है वो आज़ाद नहीं है, चेंज हो गया। चाहते हैं कि जो बिजनेस का स्टाइल है, जिसको आज़ादी होनी चाहिए वो आज़ादी होनी चाहिए। जिस तरह अभी आपने बात की थी कि मौला जाट, इतनी आज़ादी अच्छी, मौला जाट तो देखा एक मसीहा समझ के आता है, उस फिल्म में मसीहा बना के भेजा गया। अगर वो पहली शाट में मौला जाट को आते जमीन पे पड़ा होता और उसको लेडीज को बांध के रस्सियों के साथ ले जा रहे होते तो दूसरी की आवाज़ किसने देनी थी? अब जो आ रहे हैं, अगर वो इन अवाम की या ताजरों की आवाज़ सुनेंगे तो ये उनको फिर आवाज़ देंगे। अगर वो खुद ही लेटे होंगे तो किसने आवाज़ उनको देनी है? मतलब आपको उम्मीद है उनसे, मियां साहब? ओके, वेरी नाइस। सर आप बताएं। टेक्सटाइल सेक्टर से मेरा ताल्लुक है। बिजली आती नहीं है तो हमने प्रोडक्शन को 24 घंटे चलाने के लिए, कि हमारे पास कपास होती है, काटन होती है, तो काटन जो है ना वो ख़राब हो जाती है, पीली हो जाती है, येल्ड उसकी जो है ना वो सारी ख़राब हो जाती है, तो हमें 24 आवर चलाने के लिए फिर जनरेटर जो है ना वो जनरेट करने पड़ते हैं। और जनरेटर की आप फ्यूल देखें भी कहाँ चला गया, कास्ट कहाँ चली गई, और उसकी कास्ट को हम कम्पीट नहीं कर सकते, मतलब मामला नहीं कर सकते। इसलिए मेरी ये एडवाइस है गवर्नमेंट से भी, इसको मेहरबानी करके जो है ना, जिस तरह अंजुम निसार साहब ने फरमाया, इसको मौला जाट जो आ रहा है, अगर वो डिसीजन
इंजन दुरुस्त ले तो ऐसे 2 मौला जट भी आ जाए तो हमें कबूल है। अगर वो मौला जट अपने लिए दोबारा मुल्क बचाओ डॉलर वापस ले जाने के लिए आ रहा है तो बराए मेहरबानी उसको वापस ही रहने दिया जाए, तो आपकी बहुत मेहरबानी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। वो बात वहीं पे आ गई कि बिजनेस अगर फायदेमंद ना हो तो फिर वो बिजनेस नहीं होता, वो चैरिटी बन जाती है। ये चैरिटी तो कर नहीं रहे, यहाँ पर बिजनेसमैन है। आगे आपको बातें बताते हैं कि क्या मुश्किलात से गुजर रहे हैं। जी हाँ, वेलकम बैक। बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेसमैन पे बहुत डिपेंडेंट है, मुल्क की मईशत बहुत डिपेंडेंट है। बिजनेसमैन की बात सुनना बड़ा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर आके मुझे एहसास हुआ है कि हुकूमत तो बिजनेसमैन की बात सुनती नहीं है। वो ये हो या पिछली हो या कोई भी हो, बिजनेसमैन की बात सुनना पसंद नहीं करते। उनको ये लगता है कि बिजनेसमैन अगर बड़ी गाड़ी पे जा रहा है तो बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो टैक्स लगो, सुपर टैक्स भी लगा देते हैं। नुमान कबीर साहब, बिजनेसमैन इतने पैसे कमा रहा है, हुकूमत को लगता है बड़े पैसे आपके पास आ गए हैं तो टैक्स देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल टैक्स देना चाहिए जी, लेकिन कब तक ये थोड़े से लोग टैक्स देते रहेंगे? असल इंपॉर्टेंट ये बात है कि 19 लाख लोगों ने बोझ उठाया हुआ है 22 करोड़ बंदे का। तो ये कब तक आप इसके ऊपर मुसलसल करते रहेंगे? और आप और मैं जो मुसलसल पुकार रहे हैं कि किसी तरह हमारी आवाज़ जो अरबाब इक़्तिदार तक पहुंच जाए, मेरे ख्याल है वो बहुत लेट होता जा रहा है वक्त के साथ। पहुंचती है, लेकिन वो जैसे बेस नहीं जाता। आप कोई डेड बॉडी पड़ी हो उसे CPR देते रहे, उन्हें नहीं उठना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो हुकूमत में जब लोग आते हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उनको अदर साइड ऑफ द टेबल के मसाइल का भी पता लगना शुरू हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही, जो उनको नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़े है कि हम सबको पता है कि किसी मुल्क की मईशत का अगर आपने बेड़ा गर्क करना हो ना, तो उसको एनर्जी क्राइसिस में और फाइनेंशियल क्राइसिस में मुब्तला करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये 2 बहरान ऐसे हैं जो हर किस्म का आपका इंडस्ट्री तबाह कर देगी। बदकिस्मती से पाकिस्तान इस टाइम पे इन दोनों बहरानों से गुजर रहा है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की बहुत कमी है। मेरे ख्याल अगर एक नुक्ते की बात हो ना, तो सिर्फ इस टाइम पर ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए तमाम सियासतदानों को कि खुदारा एक चार्टर ऑफ इकॉनमी पे आ जाएं, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे सब मुत्तफ़िक हो जाएं, जिस मर्जी सियासी जमात की हुकूमत आए। बल्कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए ये पाबंदी लगा दे कि जब तक तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मुल्क की मईशत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और सिग्नेचर्स नहीं करती कि हाँ जी सियासी रोड मैप हमारा ये है और मुआशी रोड मैप ये है, मुआशी रोड मैप पे हमने मुल्क को इस पे ले जाना है, फिर जो मर्जी इलेक्शन हो, और मुआशी में सबको एग्री करना चाहिए, सबको एग्री करना चाहिए। जिस तरह 73 के आइन पे सबने एग्री किया था कि जी ये 10 साल हम एक पॉलिसी चलाएंगे। इस वक्त ये हाल है। शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ भी कुछ बहुत बेहतर है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, इमरान खान साहब की भी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत की पॉलिसी ख़त्म करके एक नए सिरे से शुरू हो जाता है, जिसके सबसे बड़ा नुकसान बिजनेसमैन को होता है। आज शौकत अजीज़ साहब ने यह कहा था कि जी इम्पोर्ट बेस्ड मुल्क को बनाते हैं, हर चीज़ इम्पोर्ट होनी शुरू हुई। अब पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं निजी इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए, तमाम चीज़ें मुल्क में बननी चाहिए। तो कोई बिजनेसमैन किस तरह की पॉलिसी बनाता है, कोई बिजनेसमैन प्लानिंग किस तरह की करता है। ज़ाहिर है बैंकों से कर्जे लिए होते हैं, हज़ारहा इंडस्ट्रीज़ और हज़ारहा फैमिलीज़ उसके साथ इन्वॉल्व होती हैं, जिसका बहुत बड़ा खमियाजा जो है यही मखसूस लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है, वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं आप सबसे माजरत चाहूँगा जो बात नहीं कर सके। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि एक बंदा जो उनसे है, एक घर है, उसके अंदर एक कमाऊ पूत है और सारी चीज़ें उसी ने पूरी करनी है। उन्हें भैनों का ब्याह भी करना है, उन्हें छोटे भरा नूं घर भी बना के देना है, उन्हें गड्डी भी लैके देनी है, उन्हें सारा कुछ करना है। तो बाकी जो उनसे सारे हैं वो बैठ के खा रहे हैं। जो खा रहे हैं ये इस वक्त उनकी ड्यूटी है कि वो देखें कि जो बंदा कमा रहा है, जो बंदा पैसे लेके आ रहा है, कहीं हम उस पर इतना बोझ ना डाल दें कि उसकी कमाई बंद हो जाए। अगर कमाई बंद हो गई तो सारा का सारा घर जो उनसे है वो खुदा न खास्ता हकम बदन तबाह हो जाएगा। और जिस मौला जट की आपको तलाश है, जो मौला जट को हम बार बार इकॉनमी पुकार रही है और मौला जट आ भी रहा है, उनसे भी यही गुजारिश है कि सिचुएशन जो सी है वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करके ज़रूर कीजिएगा, ताकि इनको पता चले कि पॉलिसीज़ बन क्या रही हैं और वो पॉलिसीज़ के अंदर तसलसल होना चाहिए, ताकि ईज़ ऑफ बिजनेस हो सके, मुल्क पैसे कमा सके, तरक्की कर सके, आम आदमी तरक्की कर सके, छोटा जो सा कारोबार करता है, छोटा जो सा मेहनत कश है वो तरक्की कर सके, मुल्क में पैसा आ सके। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।